चलिए, तो कल हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले इसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहां पर अगर हम टाइप्स ऑफ पिरामिड देखें कि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग बनाएंगे नंबर पिरामिड, ठीक है, संख्या पिरामिड। तो नंबर पिरामिड, संख्या पिरामिड की अगर बात की जाए तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को दर्शाएगा? आप कहोगे इससे हमें पता चलेगा कि भाई हर एक ट्रॉफिक लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कितना है। तो एक चीज नोट करेंगे, इसमें लिखिए, इट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, it shows the number of organisms at each and every trophic level, at each and every trophic level। यह हर एक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, जीवों की संख्या को दर्शाता है। अब नंबर पिरामिड में सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर पिरामिड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। पूछ लिया जाए आपसे कि भाई स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का संख्या पिरामिड कैसा होता है, सीधा होगा या इन्वर्टेड होगा? तो जनरली एक चीज आप बोलोगे कि कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि किसी जगह पर जो प्लांट्स होंगे, पौधे, दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई हर्बीवोर्स आ जाएंगे, शाकाहारी आ जाएंगे, इनसे ऊपर आप जाओगे तो कार्निवोर्स। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि शाकाहारियों की संख्या जो है वो पौधों से ज्यादा हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कि भाई पौधे कम हैं और शाकाहारी ज्यादा हैं। या क्या ये संभव है कि शाकाहारियों की संख्या कम हो और मांसाहारी शाकाहारियों से भी ज्यादा हो? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक चीज हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रासलैंड हो और चाहे डेजर्ट हो, हर जगह पर सबसे ज्यादा संख्या में कौन होगा? पौधे होंगे। उससे कम संख्या शाकाहारियों की, उससे कम मांसाहारियों की, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स का जो नंबर पिरामिड होगा वो कैसा होगा? अपराइट होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में लिखिए नंबर पिरामिड इज जनरली अपराइट। संख्या पिरामिड सामान्य रूप से सीधा होता है, संख्या पिरामिड सामान्य रूप से सीधा होता है, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि आपसे कोई एक ऐसी कंडीशन पूछी जाए, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट हो that when number pyramid of terrestrial ecosystem is going to be inverted, कब ऐसा हो सकता है कि जो संख्या पिरामिड है वो कैसा हो जाए? उल्टा हो जाए। तो इसमें हम एक चीज बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का नंबर पिरामिड उल्टा तब हो सकता है व्हेन देयर इज पैरासिटिक फूड चेन। पहले समझ लेना इसको फिर लिखना, क्यों हम कह रहे हैं पैरासिटिक फूड चेन, ठीक। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए कोई एक सिंगल ट्री है,
कोई एक वृक्ष की आप बात कर रहे हो। अब इस एक सिंगल ट्री पर कई सारी बर्ड्स हैं, हो सकती हैं कि नहीं हो सकती डिपेंडेंट। भाई एक ट्री जो है वो कई सारी बर्ड्स को सपोर्ट कर सकता है। अब यहां तक ये फूड चेन पैरासिटिक नहीं है। अब क्या होगा कि उन बर्ड्स के ऊपर कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि डिपेंडेंट हैं, कुछ परजीवी, और इन परजीवियों पर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको कहते हैं आप हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट्स टर्म यूज किया जाता है ऐसे जीवों के लिए जो एक पैरासाइट पर डिपेंडेंट हो, एक परजीवी पर निर्भर हो। बात कुछ समझ में आ रही है? तो होता यह है कि जब हम एक ऐसी फूड चेन की बात करते हैं ना जो पैरासिटिक फूड चेन हो, तो एक चीज होती है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पर कई सारे पैरासाइट्स डिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर हाइपर पैरासिटिक फूड चेन है तो सिंगल पैरासाइट पर कई सारे हाइपर पैरासाइट्स, यानी कि यहां पर क्या होगा कि संख्या जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ। तो एक चीज और मेंशन कर लेंगे, लिखो इन पैरासिटिक फूड चेन, इन पैरासिटिक फूड चेन number pyramid is found to be inverted। परजीवी खाद्य श्रृंखला में, परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है। संख्या पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात कर रहे थे, मान लीजिए भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की जगह पर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है। तो क्या कहोगे, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में एक्वाटिक इकोसिस्टम में अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा? नंबर पिरामिड कैसा होगा? क्लास पे ध्यान दे लो, क्लास क्लास इधर बोर्ड पे, वहां चलते फिरते लोगों को देख रहे हैं कि कोई कैसे चल रहा है। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी जैसे तुम लोग मजबूरी में घेर कला क्लास में बिठा दिया जाता है, कहता बेटा पढ़ लो थोड़ा सा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आधे लोग इधर देख रहे हैं। अच्छा अब ये बाहर निकलेगा, फिर ये मैम बीच में बैठेंगी, है ना। हद है बिल्कुल तुम लोगों से। चलो अच्छा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, अपराइट होगा इन्वर्टेड होगा? सीधी सी बात है अपराइट है, क्योंकि एक चीज समझो, आपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो बोल दिया कि भाई एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर कई सारी बर्ड्स डिपेंडेंट हो सकती है। ये बताओ पानी के अंदर कोई इतना बड़ा वृक्ष हमें मिलेगा जिसके ऊपर कई सारे हर्बीवोर्स डिपेंडेंट हो? ऑब्वियसली ऐसी चीज वहां पर नहीं होगी, क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल साइज्ड, छोटे आकार के होते हैं। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में लिख लीजिए, लिखो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स number pyramid is always number pyramid is always upright। in aquatic ecosystems number pyramid is always upright। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में संख्या पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली नंबर पिरामिड की। अब आते हैं दूसरा, हम लोग बात करते हैं, लिखिए पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, जैव भार पिरामिड। अब जैव भार बायोमास, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का टोटल ड्राई वेट, ठीक। तो अब सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की। तो फिर से सोचिए आप, चाहे एक फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो या डेजर्ट हो, क्या लगता है जितने भी प्लांट्स होंगे, जितनी भी ट्रीज होंगे, उनका आप टोटल ड्राई वेट लीजिए, फिर उसके ऊपर जो हर्बीवोर्स डिपेंडेंट है उनका टोटल ड्राई वेट ले लीजिए,
फिर उनके ऊपर जो कार्निवोर्स डिपेंडेंट है उनका टोटल ड्राई वेट ले लीजिए। किस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा? बायोमास बढ़ेगा या घटेगा? सबसे ज्यादा बायोमास किसके पास होगा? प्लांट्स के पास, है ना। सबसे ज्यादा बायोमास आपको प्लांट्स के पास मिलेगा, उससे कम हर्बीवोर्स, उससे कम कार्निवोर्स, यानी कि ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होने पर बायोमास डिक्रीज करेगा। तो लिख लीजिए, लिखो, इन terrestrial ecosystems, biomass declines with increasing trophic level, and so pyramid of biomass is and so pyramid of biomass is upright। लिखो, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में पोषण स्तर बढ़ने के साथ जैव भार घटता है, जैव भार घटता है, इसीलिए जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। अब हम बात करें किसकी? एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की, जो हमारे जलीय पारिस्थितिक तंत्र होंगे। क्या लगता है इनके बारे में? इन्वर्टेड लग रहा है। क्यों इन्वर्टेड? आप सीधे सीधे एक चीज कहोगे कि जब भी किसी वाटर बॉडी की बात करोगे, किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करोगे, तो इसके अंदर जो ऑटोट्रॉफ्स आपको मिलेंगे ना, उनकी दो विशेषताएं होंगी। सबसे पहली चीज कि वो स्मॉल साइज होंगे, छोटे आकार के। भाई एल्गी मिल रहा है या फाइटोप्लैंक्टन्स मिल रहे हैं, सो दे आर स्मॉल साइज ना। और दूसरी चीज एक और देखने को मिलेगी, दैट दे आर शॉर्ट लिव्ड। उनका जीवन काल भी कैसा है? छोटा है। जैसे आपको लैंड पर 200, 300, 400, 500 साल पुराना पेड़ देखने को मिल जाता है, क्या इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आपको वाटर बॉडी में मिल सकता है? नहीं। ठीक है, तो दो चीजों को अगर हम कंसिडर कर लें कि यहां पर जो स्वपोषी हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या एल्गी है, वो छोटे हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो बायोमास होगा वो कैसा होगा? कम होगा। आप थोड़ा सा अगर सोचो कि एक व्हेल मछली को, ठीक है, आप एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ जरा कंपेयर करिए। एक सिंगल व्हेल मछली का जो बायोमास होगा वो कितने सारे एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स आप मिलाओगे तब जाकर के बनेगा। ठीक है, तो किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा? ट्रॉफिक लेवल बढ़ने पर बायोमास बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा मिलेगा हमें? इन्वर्टेड मिलेगा। तो लिखिए, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में जैव भार का पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है, जैव भार का पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है। ठीक, तो हमने दो चीजें देख ली, अब तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं, नंबर 3। तो नंबर 3 हमारा आ जाएगा एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड आपको क्या बताएगा? ये बताएगा कि भाई हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कितनी है, ऊर्जा कितनी है। जब आप एनर्जी पिरामिड की बात करोगे तो यहां पर हमें देखना है 10% ट्रांसफर लॉ। ठीक है, 10% हस्तांतरण का नियम। अब 10% ट्रांसफर लॉ ये 1943 में किसने दिया? नाम याद रखेंगे, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, रेमन लिंडमैन, जो मैंने आपको ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में, ट्रॉफिक लेवल्स में बताया था कि उसकी भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दी। अब 10% ट्रांसफर लॉ कहता क्या है? ये कहता है, ध्यान से पहले समझिए कि जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 है, यहां ट्रॉफिक लेवल 1 पर जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी को हमने मान लिया 100% है।
तो होगा क्या, इस 100% एनर्जी में से ट्रॉफिक लेवल 2 की तरफ, यानी कि इससे ऊपर का जो पोषण स्तर है उसकी तरफ कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, केवल 10%। और बाकी की 90% एनर्जी का क्या होता है, तो याद रखिएगा बाकी की 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, फैल जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे मान लो भाई यहां से यहां पर जितनी एनर्जी थी उसका 10% पहुंचा किधर, ट्रॉफिक लेवल 2 पर। इससे आप आगे जाओगे ट्रॉफिक लेवल 3 पर पहुंचोगे, तब भी यही होगा कि जितनी एनर्जी यहां तक पहुंची उसका 10% आगे जाएगा और बाकी की 90% एक बार फिर से क्या हो जाएगी, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, only 10% energy available at any trophic level, gets transferred towards higher trophic level, while remaining 90% energy gets dissipated into environment in the form of heat. Okay, gets dissipated into environment in the form of heat. लिखो इस नियम के अनुसार किसी पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ऊपरी पोषण स्तर की ओर स्थानांतरित होता है, जबकि शेष 90% ऊर्जा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में बिखर जाती है। तो अब ये लॉ अगर अप्लाई कर लें हम कि भाई 10% ट्रांसफर लॉ है, तो इससे तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि इकोसिस्टम कोई भी हो, वेदर इट इज टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, नेचुरल और मैन मेड, हर एक इकोसिस्टम में एनर्जी पिरामिड कैसा बनेगा, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो लिख लीजिए, इन ईच एंड एवरी इकोसिस्टम एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली, डिस्कशन कर लिया, जो हम लोगों को इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर बात करनी थी, देखना था। अब चलते हैं आगे। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल फीचर्स को, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शनल फीचर्स। ठीक है, कार्यात्मक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और कार्यात्मक विशेषताओं में क्या चीजें डिस्कस होंगी भाई, कार्यात्मक विशेषताओं में बेसिकली बात आएगी दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि भाई ये बताओ फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक टर्म यूज होता है इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू, पारिस्थितिक तंत्र सेवा मूल्य। ये पारिस्थितिक तंत्र की सेवा क्या है, इसका मीनिंग क्या है,
सबसे पहला भाई अगर फंक्शंस की बात करोगे तो सबसे पहला आ जाएगा, आप कहोगे सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जीवन का निर्वाह है। हर एक इकोसिस्टम क्या कर रहा है, लाइफ के सर्वाइवल को, लाइफ के सस्टेनेंस को एंश्योर कर रहा है। और कुछ इसके अलावा? कौन सी? देखो अब यहां पर एक चीज है, जब आप सर्वाइवल ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो तो इसी सर्वाइवल ऑफ लाइफ में यू विल इंक्लूड फीडिंग रिलेशंस। करोगे कि नहीं करोगे? भाई फीडिंग रिलेशंस से तभी तो जीवन का निर्वाह हो रहा है, और फीडिंग रिलेशंस में ही आप फूड चेन, फूड वेब की बात कर लीजिए, जो आपका खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, इसकी बात कर लीजिए। इसी में ही आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात कर लीजिए, ठीक है, पोषक तत्वों का चक्रण हो गया। इसी में ही आप एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे। समझ आ रही है बात? ये सब तो इसी का पार्ट हो गया ना, सर्वाइवल ऑफ लाइफ। इसके अलावा बताओ और इकोसिस्टम का क्या रोल है, पारिस्थितिक तंत्रों की और क्या भूमिका है? कितना अच्छा लगता है जब ऐसे शांति होती है। किसी के दिमाग में कुछ भी आड़ा टेढ़ा सीधा कुछ भी आ रहा है? ठीक है भाई, टेम्परेचर कंट्रोल भी इनका एक फंक्शन है कि नहीं है? कुछ लोग कह रहे होंगे ये कैसे? एक बात बताओ, इकोसिस्टम्स हैं तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को आप टेम्परेचर के साथ रिलेट नहीं करोगे। बोला जाता है ना कि अगर किसी जगह पर पेड़ पौधे ज्यादा हों तो वहां का तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहता है, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर तुलनात्मक रूप से वर्षा ज्यादा होती है, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं वहां पर पॉल्यूशन का लेवल कम होता है, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर सॉइल इरोजन के चांसेस। तो ये सब क्या है? ये इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं है कि नहीं है? भाई इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर आप बात करोगे तो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन, पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज करना, इसके अलावा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करना फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपका जो पूरा टिम्बर इंडस्ट्री है किस पर बेस्ड है? वो लकड़ी आपको कहां से मिल रही है? इकोसिस्टम से ही मिल रही है ना, पारिस्थितिक तंत्रों से मिल रही है। आप देखोगे सोशियो कल्चरल वैल्यू होती है इकोसिस्टम्स की, कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनका अपना धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। तो यानी कि अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस में सर्वाइवल ऑफ लाइफ के अलावा आप क्या कहोगे? लिखिए, इकोसिस्टम्स ऑफर डिफरेंट सर्विसेस। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे यहां पर आप लिखिए टेम्परेचर कंट्रोल, ताप नियंत्रण, यहां पर आप लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की रोकथाम, यहां पर आप लिखोगे रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण में कमी, यहां पर आप लिखिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आपूर्ति। ठीक है, यहां पर आप लिखिए कार्बन सिंक। ठीक है,
इकोसिस्टम्स जो है आपके कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन आप कह दीजिए, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, वर्षण में वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लिख करके बोल सकते हो कि भाई इकोसिस्टम का कोई एक फंक्शन नहीं, वो कई तरीके के फंक्शंस क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक, ठीक है। अब हमें बेसिकली जो डिस्कशन करना है वो इन तीन चीजों पर करना है। पहले हम फूड चेन, फूड वेब के बारे में बात करेंगे, फिर हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग डिस्कस करेंगे जिसमें बायोजियो केमिकल साइकिल्स की कॉन्सेप्ट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले भाई नाइट्रोजन साइकिल, सीधा सीधा सवाल पूछे कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, है ना। तो उसमें नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, बहुत सारी चीजें उसमें, ठीक है। तो हम लोग इसमें बायोलॉजिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स डिस्कस करेंगे और यहां पर थोड़ा एनर्जी फ्लो की बात कर लेंगे कि हम बोलते हैं सनलाइट आती है। अब जैसे मान लो एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, कि प्लांट्स जो है वो किस टाइप की सनलाइट को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं। क्योंकि जब आप सनलाइट की बात करते हो सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड विजिबल स्पेक्ट्रम इंक्लूड 7 कलर्स। तो क्या सातों रंग को पौधे इस्तेमाल करते? नहीं। तो स्पेक्ट्रम के किस पार्ट का यूज कर रहे हैं, किस पार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से चीजों को लेकर के चलते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, फूड चेन एंड फूड वेब, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल। अब ये दोनों की दोनों चीजें किसे रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये दोनों की दोनों चीजें हमें क्या दर्शाती हैं? फीडिंग रिलेशंस, खाद्य संबंधों को दर्शा रही हैं। अब जब आप खाद्य संबंधों को देखोगे किसके फॉर्म में, लिखिए इन लीनियर मैनर, रैखिक रूप से जब आप संबंध देखते हो, रैखिक रूप से, लीनियर मैनर, दूसरा आप लिखोगे हाईली सिंप्लीफाइड, अत्यधिक सरलीकृत रूप में, हाईली सिंप्लीफाइड अत्यधिक सरलीकृत रूप में, और तीसरा आप कहोगे नॉट शोइंग ऑप्शंस, विकल्पों को नहीं दर्शाते हुए। क्योंकि मैंने आपको बोला था किसी भी इकोसिस्टम में चाहे फूड लेने की बात हो या फिर फूड प्रोवाइड करने की बात हो, उसका कोई एक ऑप्शन नहीं होता है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे विकल्प होते हैं। मगर जब आप फीडिंग रिलेशंस को रैखिक बना देते हो, बहुत ज्यादा सिंपल कर देते हो और कोई ऑप्शन नहीं दिखाते, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कह देते हैं कि ये फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है। समझ में आ रही है बात। अब फूड चेन देखो, फूड चेन का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से एक लीनियर सीक्वेंस को दर्शा रहे हो कि भाई घास है, घास को टिड्डे ने खा लिया, ग्रास हॉपर। अब टिड्डा घास खा के आगे बढ़ा, उसको मेंढक ने खा लिया, मेंढक खा के निकला, उसको सांप ने खा लिया, सांप को चील ने खा लिया, चील को भी कोई ना कोई खा ही लेगा। मगर अब ये जो आप बात कर रहे हो कि घास है, घास को टिड्डे ने खाया, उसे मेंढक ने खाया, उसे सांप ने खाया, उसे चील ने खाया, ये क्या एक बहुत सिंप्लीफाइड चीजें हैं। ये बहुत ज्यादा आपने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को। ये घास है तो घास पूरी जिंदगी टिड्डे के इंतजार में तो बैठेगी नहीं ना, कि मैं उगी हूं टिड्डे के लिए, एक दिन टिड्डा आएगा, है ना। घास को कोई भी खा सकता है।
अब टिड्डा निकला तो टिड्डा सीधे मेंढक की तरफ थोड़ा ना जाएगा कि मैं तो घास खा के तुम्हारे लिए आया था। ऑप्शंस होते हैं हर एक लेवल पर, बट फूड चेन में आप ऑप्शंस, तो फिर बात आएगी हम पढ़ते क्यों हैं फिर? जब ये रियलिटी नहीं है तो हम क्यों पढ़ते हैं इस चीज को? एनीवन? सेंटर फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती सेंटर फ्रेश से जलती है। मेंटोस, मेंटोस जिंदगी क्यों? आजा, पीछे वाला चल रहा है तो रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। पीछे वाला चल रहा है तो ठीक है, ज्यादा ठंडा नहीं करना है। कुछ लोग सर्दुआ होंगे, उनके हाथ पैर नीले पड़ सकते हैं, है ना, दिक्कत हो जाएगी। देखो एक चीज होती है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट में जाना, कोई भी सब्जेक्ट उठाना, उसमें जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ते हो ना, थ्योरीज कभी भी रियलिटी को नहीं दर्शाती। किसी भी विषय का सिद्धांत वास्तविकता को नहीं दर्शा सकता। क्यों? किसी भी चीज से आए, एम्पेरिकल हो या फिर वो एक तरीके से आप कहोगे सिर्फ ख्याली पुलाव क्यों ना हो, रियलिटी इज हाईली कॉम्प्लेक्स। जैसे आप पढ़ते हो प्रवास, माइग्रेशन, आपने पढ़ा, माइग्रेशन में पढ़ा कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं। अब उसमें थ्योरीज पढ़ोगे ना, तो थ्योरीज कहेंगी कि पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो रियलिटी थोड़ी है, क्योंकि इंसान का दिमाग जब कोई डिसीजन लेता है तो कोई एक फैक्टर काम करता हो ऐसा बहुत रेयर है। समझ में आ रही है बात? जैसे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की ज्योग्राफी में एक टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, है। अब अच्छा सोचो, सोचना थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगेगा तुम लोग सोच के। सोचो तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हे भगवान हम तो सोच भी नहीं पा रहे, है ना, कि इतना पैसा है हमारे पास। सोच के अच्छा लग रहा है ना? डीएम बनो। हम्म, पूछो तो पहले। मेहनत किए अच्छे से, घोटालेबाजी में हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जॉब में मेहनत मत करना, फिर 5-7 पीए रखना जो सिर्फ घोटाला करें तुम्हारे नाम पर। जैसे ओझा सर कहते हैं ना, जिला बेच दो, तुम राज्य बेच देना, ठीक है। जिले की बात ही मत करना, तुम कहना अपना स्टेट बेच रहे हैं। खैर, इस जीवन में थोड़ा मुश्किल है कि 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं हम जैसे गरीब लोगों के पास में। ये जितनी वायर्स दिख रही ना, किसी दिन ये खोल के तुम लोगों को करंट लगाऊंगा मैं सबके, है ना। तुम लोग ऐसी बातें करते हो, तुम लोग किसी ने सुन ली बात है मुझे किडनैप कर ले जाएगा कोई, कि बहुत पैसा है इस आदमी के पास में, और घर वाले छुड़ाएंगे नहीं मेरे, कहेंगे लेगा, अच्छा है। अब आपको क्या करना है ना, आपको एक फैक्ट्री लगानी है। सुनो सुनो, थोड़ा सा सुनो बात। एक फैक्ट्री लगानी है आपको, तो कहां पर फैक्ट्री आप लगाओगे, यही है टॉपिक, फैक्टर्स कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि भाई रॉ मटेरियल है कि नहीं है, लेबर है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, मार्केट है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? मगर सोचो कि जब जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, वेबर का मॉडल आता है वहां पर, वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन।
अब वेबर के मॉडल में एक लाइन लिखी होती है कि अ पर्सन इज अ रैशनल इंडिविजुअल। व्यक्ति एक तार्किक इंसान है, तार्किक, उन्होंने कह दिया तार्किक है। तुम पागल हो तो क्या करोगे? मान लो तुम तार्किक नहीं हो, तुम्हारे मन में है मेरे पास 10,000 करोड़ रुपया है, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा अपने गांव में। भले वहां बिजली नहीं है तो क्या हुआ, सड़क नहीं है तो क्या हुआ, मेरा देश प्रेम है। अब ये बात कोई थ्योरी कंसिडर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर थ्योरी में तुमने ये डायमेंशन डाल दी तो थ्योरी बन ही नहीं सकती फिर, है ना? क्योंकि फिर इंसानी दिमाग तो इतनी तरीके से चलता है कि आप कितनी डायमेंशंस कंसिडर करके थ्योरीज किस लिए बनाई जाती हैं? जनरलाइजेशंस करने के लिए। थ्योरीज कभी भी रियलिटी को दर्शाने के लिए नहीं बनाई जाती। अब सोचो, तुमने फूड चेन की कॉन्सेप्ट पढ़ी नहीं, तुम चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर के तुम फीडिंग रिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हो। वहां की रियलिटी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना कि आप उस रियलिटी को समझ ही नहीं पाओगे विदाउट सिंप्लीफाइंग इट। जब तक आप उसको सरल रूप में नहीं समझोगे तब तक आप उसकी जटिलताएं नहीं समझ सकते। तो सरल रूप में कैसे समझें हम? थ्रू फूड चेन्स। वी नो दैट फूड चेन इज नॉट अ रियलिटी। खाद्य श्रृंखला वास्तविकता नहीं है, मगर वास्तविकता का एक भाग है। और जब वास्तविकता के आप अंश समझ जाओगे तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आती है। क्लियर हो रही है चीज? ठीक है। तो फूड चेन्स में ध्यान रखिएगा कि फूड चेन्स एक तरीके से रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई कर देती हैं। ठीक, अब चलते हैं कि चलो फूड चेन होती क्या है ये तो हमने समझा। मैंने आपको बताया था कि फूड चेन्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? दो प्रकार की। लिखिए, सबसे पहला आता है ग्रेजिंग बेस्ड, यानी कि चारण आधारित, और दूसरी होती है जिन्हें हम कहते हैं डेट्रिटस बेस्ड, यानी कि अपरद आधारित। ग्रेजिंग बेस्ड एंड डेट्रिटस बेस्ड। ठीक है। तो अब जैसे ग्रेजिंग बेस्ड फूड चेन की बात हो रही है तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये वो फूड चेन्स होंगी जो कहां से शुरू हो? प्लांट्स से। ठीक है, तो लिख लीजिए, दिस फूड चेन्स स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स। यह खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से आरंभ होती हैं। और अगर ये पौधों से आरंभ हो रही है तो आप कहोगे कि भाई सोलर एनर्जी के साथ इनका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? बड़ा क्लोज रिलेशन होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कि these food chains are closely related to the influx of solar energy, to the influx of solar energy। यह खाद्य श्रृंखलाएं सौर ऊर्जा के आगमन के साथ प्रबल रूप से संबंधित होती, प्रबल रूप से संबंधित होती हैं। अब आया दूसरा कि भाई डेट्रिटस बेस्ड। तो डेट्रिटस मैंने क्या बताया था आपको? आप कहोगे डेट्रिटस का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। डेट्रिटस का मतलब क्या है? जो मृत पदार्थ हो, सड़े गले पदार्थ हो। जैसे मान लीजिए कि एक ट्री है, एक वृक्ष है, उस ट्री को काट दिया गया तो अब वो क्या हो गया? एक डेड ट्री है, एक मृत पौधा हो गया, वृक्ष हो गया। अब वो धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा? सड़ना शुरू होगा, डिकम्पोज होना शुरू होगा, डिके होना शुरू होगा। तो वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसी को क्या कहा जाता है? डेट्रिटस कहा जाता है। तो पहली चीज तो यही लिख लेंगे कि डेट्रिटस इज डेड एंड
डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, अपरद मृत तथा अपघटित होता कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और याद ये रखना है कि इस टाइप के मटेरियल्स पर जो भी ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं उनको एक नाम दिया जाता है, उन्हें कहते हैं डेट्रीवोर्स। क्या कहोगे आप? डेट्रीवोर्स। अपरद जीवी जो ऐसे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डेट्रीवोर्स। तो मतलब ये है कि ये जो फूड चेन है ये प्लांट से नहीं शुरू होगी, ये कहां से शुरू होगी? डेट्रीवोर्स से स्टार्ट होगी। तो लिख लीजिए, दिस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्रीवोर्स। यह खाद्य श्रृंखला अपरद जीवियों से आरंभ होती है, अपरद जीवियों से आरंभ होती है। और अगर ये अपरद जीवियों से आरंभ हो रही है तो ये बताओ, इसका सोलर एनर्जी के साथ रिलेशन क्या उतना क्लोज रिलेशन होगा जितना ग्रेजिंग का है? नहीं होगा। तो एक चीज और इसमें नोट कर लेंगे कि दीज फूड चेन्स आर लेस डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। ओके, दीज फूड चेन्स आर लेस डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। यह खाद्य श्रृंखलाएं सौर ऊर्जा पर कम निर्भर होती, सौर ऊर्जा पर कम निर्भर होती हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों फूड चेन्स इंटर रिलेटेड हो सकती हैं? एक बात बोली जाती है, ध्यान से सुनना, उससे कहते हैं इन नेचर देयर इज नथिंग लाइक वेस्ट मटेरियल। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता है, क्योंकि जो चीज एक प्रकार के जीवों के लिए बेकार है वो दूसरे के लिए क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ग्रेजिंग फूड चेन है, वृक्ष हैं, सूरज से ऊर्जा आती है, फूड बनाते हैं, उस पर कई सारे जानवर हैं जो कि डिपेंडेंट हैं। सुनना अच्छे से। अब उन वृक्षों की मृत्यु हो या जीवों की मृत्यु हो तो क्या बनेगा? डेट्रिटस बनेगा। डेट्रिटस बनेगा तो उस पर डेट्रीवोर्स आ जाएंगे, अपरत जीवी आ जाएंगे। और अगर अपरत जीवी आएगा, और अपरत जीवी का मतलब क्या है? आप कीड़ों की बात कर रहे हो। ओके, यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स। उन इंसेक्ट्स को कई सारी बर्ड्स होंगी जो क्या करेंगी? खाएंगी। तो यानी कि वो उनके लिए कंज्यूमर्स हो गए, फिर एक फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि ग्रेजिंग बेस्ड फूड चेन का जो एक तरीके से वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो इस फूड चेन के लिए कैसे काम करेगा? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में काम करता है, या फिर आप कहोगे डेट्रिटस बेस्ड फूड चेन के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, आधार उपलब्ध कराएगा। तो लिखिए, both these food chains are interconnected, both these food chains are interconnected because waste materials of grazing based food chain act as food for detritus based food chains, detritus based food chains। ठीक है, लिखो, यह दोनों खाद्य श्रृंखलाएं अंतर संबंधित होती हैं क्योंकि चारण आधारित खाद्य श्रृंखला के अपशिष्ट पदार्थ अपरद
अपरद आधारित खाद्य श्रृंखला के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। अपरद आधारित खाद्य श्रृंखला के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। तो ये हमने फूड चेन की जो कॉन्सेप्ट है वो समझी। अब बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, जो कि फूड वेब होता है, खाद्य जाल। तो खाद्य जाल को आप कहोगे मोर रियलिस्टिक फीडिंग रिलेशंस, अधिक वास्तविक खाद्य संबंध। Okay, if we are going to compare it with food chains, so you'll say more realistic feeding relations, यानी कि अधिक वास्तविक खाद्य संबंध। ये वास्तविकता के ज्यादा नजदीक है। क्यों ज्यादा नजदीक है? क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें मिलती है हमें इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, अंतर संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं आपको प्राप्त होंगी। अब जरा समझना जो बात हम लोग पढ़ रहे थे, सुनो एक मिनट। हमने कहा फूड चेन रियलिटी नहीं बताती, कोई बात नहीं। आप सिंपली एक काम करिए, किसी इकोसिस्टम के अंदर जितनी फूड चेन्स आपको दिखाई दे रही है, पहले सारी फूड चेन्स रिकॉग्नाइज करिए। फिर आपको क्या पता चलेगा कि एक फूड चेन है जिसमें घास है, घास के ऊपर ग्रास हॉपर है, ठीक है। अब ग्रास हॉपर के ऊपर फ्रॉग आएगा कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ सकता है, ऑप्शंस। तो हो सकता है कि वहीं से एक और फूड चेन शुरू हो जाए, समझ में आ रही? या फ्रॉग के लेवल पर पहुंचे तो फ्रॉग के ऊपर स्नेक आएगा या कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, एक और फूड चेन स्टार्ट हो सकती है। तो फूड वेब में आपको क्या मिलता है? ये कुछ और नहीं होता, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि जितनी भी फूड चेन्स हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। और इसी का मतलब हो जाएगा कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, हाईली कॉम्प्लिकेटेड फीडिंग रिलेशंस, अत्यधिक जटिल खाद्य संबंध, अत्यधिक जटिल खाद्य संबंध देखने को मिलेंगे, हाईली कॉम्प्लिकेटेड फीडिंग रिलेशंस देखने को मिलेंगे। और इन कॉम्प्लिकेटेड फीडिंग रिलेशंस में आप एक चीज बोलोगे कि हर एक स्तर पर खाने और खाए जाने के कई सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो लिखिए, इट शोज ऑप्शंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, it shows options of eating and being eaten at each and every stage, at each and every stage। यह हर एक स्तर पर, यह हर एक स्तर पर खाने तथा खाए जाने के विकल्पों को दर्शाता है, विकल्पों को दर्शाता है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? फूड चेन फूड वेब के बीच का डिफरेंस क्लियर है? अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, मान लीजिए द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन लिखा है, हाउ फूड वेब डिटरमाइंस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। खाद्य जाल किस तरह से पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व को निर्धारित करता है? तो आप एक सीधी चीज बोलोगे, बहुत गौर से सुनना इसे। अगर मैं कहूं कि दो इकोसिस्टम्स हैं, एक इकोसिस्टम का फूड वेब थोड़ा सिंपल है और दूसरे इकोसिस्टम का फूड वेब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, जहां फूड वेब सिंपल है या जहां फूड वेब बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है? क्या लग रहा है आप लोगों को? कॉम्प्लिकेटेड है? किसी का दिमाग सिंपल की तरफ, सरल की तरफ? सरल कोई नहीं सोच रहा है, सब कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे हो। कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं सवाल ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड? जीवन में जितने ज्यादा विकल्प हो उतना अच्छा है। कुछ लोग कह रहे नहीं, हर जगह तो सही नहीं है ये बात, कुछ जगह ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कह रहा है एक ही सही है। कुछ दिन बाद पता चलेगा, रुक जाओ। शुरू शुरू में सबको यही लगता है एक ही सही है। मैं करियर के बारे में बात कर रहा था। हम्म, मुझे पता है ना, तुम लोग बस एक ही डायमेंशन जाते हो खाली, है ना? क्या बोला है पांड्या? ये वाइफ के बारे में सोच रहा था। देखो, अलाउड होना अलग बात है, मैनेज करना अलग बात है। आजकल के जैसे तूफानी चक्रवात है ना, हाँ, एक ही में ऐसी हवाएं चलती हैं कि हमेशा वर्षा कपासी बादल ही मिलते हैं, गरज चमक के साथ ही बारिश होती है। वो जो जेंटल ब्रीज वाली कहानी थी ना, वो राजा महाराजाओं के टाइम पर ही थी, जो 100-150 रख लेते थे, ऊपर वाला जाने कैसे, है ना? यहाँ तो मल्ल युद्ध, गृह युद्ध सब हो जाए। खैर, देखो अब वो चीजें अलग हैं, बट फूड चेन में या फूड वेब में जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना बेटर है। क्योंकि इसमें एक चीज है, जैसे उसने कहा कि भाई अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो इकोसिस्टम की हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको ध्यान ये रखना है, इसके तरह है? जाओ तुम चाय लेके आओ। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये कोई, आई डोंट लाइक इट मैन। ये किताब है, देख लो सब लोग। हाँ, देख रहे हैं सबको। हाँ, मैं कैमरे में भी दिखा दूं। ये किताब है, ठीक है। इट्स अ गुड बुक, अच्छी है, मतलब उसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट कंटेंट वाइज देखोगे सही है कंटेंट इसका। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को पढ़ना हो तो आप ले सकते हो, मेरा कमीशन नहीं इसमें कोई। ठीक है, ले लो, अच्छी किताब है, ले सकते हो। अगर इंडियन ज्योग्राफी कोई बुक नहीं, बट अभी हिंदी में है सिर्फ, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में जब आएगी तब आएगी। हो गया प्रमोशन, चलो। तो लिखो, अच्छा एक लाइन में नोट कर लो, लिखो द लेवल ऑफ हाँ पूछ। क्यों नहीं होगा? देखो एक चीज है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इज एक्चुअली एक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो। बात समझ रहे हो? भाई पेड़ पौधों जीव जंतुओं का जो शरीर है उसमें ऊर्जा भंडारित होती है कि नहीं होती है? ऊर्जा भंडारित हो रही, अब उसकी डेथ हो गई। आप यही पढ़ते हो ना कि जब उसको डीकम्पोजर्स डीकम्पोज कर देंगे तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी एनवायरनमेंट में। मगर सोचो कि उसे डीकम्पोजर्स डीकम्पोज ना करें, बल्कि उसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को कोई क्या कर ले, खा ले। तो अगर खा लेगा
तो उसके अंदर तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और फिर वो किसी को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, चलो अच्छा लिखो एक लाइन देखो, द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन फूड वेब, the level of complexities in food web determine the level of ecosystem stability, determine the level of ecosystem stability। लिखो, खाद्य जाल में जटिलताओं का स्तर, खाद्य जाल में जटिलताओं का स्तर पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व, पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व को दर्शाता है या को नियंत्रित करता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व के स्तर को नियंत्रित करता है। यहां तक क्लियर है? देखिए, फूड चेन, फूड वेब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना भी हो। एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धीकरण। दो टर्म्स हैं, उनको अब हम लोग समझेंगे। दोनों फूड चेन, फूड वेब से रिलेटेड है। तो लिखिए, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, जैव एकत्रीकरण तथा जैव आवर्धीकरण, जैव एकत्रीकरण तथा जैव आवर्धीकरण। अब इसका मतलब क्या है, सुनना, हम इन दोनों टर्म्स पर बाद में चलेंगे। पहले आप ये समझिए कि अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, अगर इस तरीके के प्रदूषक प्रवेश कर जाएं, एंटर कर जाएं, तो उसका रिजल्ट हमें बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। तो पहला सवाल तो यहां पर यह आ जाएगा कि भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। देखो, एक चीज होती है, हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय, जानते हो उपापचय, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से आपकी मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जो भी आपके शरीर में जा रहा है, शरीर उसे ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करोगे तो प्रोटीन को ब्रेक करके एनर्जी ले लेगा। शुगर इनटेक करोगे तो उसे ब्रेक करके, फैट इनटेक करोगे तो उसे ब्रेक करके एनर्जी ले लेगा। समझ में आ रही बात? मेटाबॉलिज्म इज सिंपली, यू कैन से, ब्रेक डाउन, टूटना चीजों का शरीर के अंदर जाकर के। लेकिन सोचो कि कोई ऐसी चीज हो जिसे हम कंज्यूम करें, हम खाएं, हमारे शरीर में पहुंचे, मगर शरीर उसे ब्रेक ना कर पाए, तोड़ ना पाए। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल विच रिमेन अनअफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका एक मतलब और है, हम कहते हैं डीकंपोजर्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, जो कुछ भी तोड़ देते हैं। लेकिन आपने सुना होगा जैसे प्लास्टिक, आप देखते हो ना, सरकार बार बार बोलती है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करो। काहे लिए बैन करो भाई? सिंपल है, बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक व्हेन इट रीचेस एनवायरमेंट, देन डीकंपोजर्स दे आर नॉट एबल टू ब्रेक इट, वो उसे तोड़ नहीं पाते। पॉलीथीन कहते हैं ना हम उसे,
पॉलीमर्स हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं कि वो उन्हें ब्रेक नहीं कर पाते। वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो वो ऐसी पड़ी रहेगी पन्नी। देखते हो ना, पॉलिथीन जो होती है मिट्टी में पहुंच जाए तो वो ऐसी पड़ी रहती है, वो टूटती नहीं, ब्रेक नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे डीकंपोजर्स डीकंपोज नहीं कर पाते और जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, तो उसे आप क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, और यू कैन से नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो इनको हम क्या कहेंगे कि भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? लिखिए, पॉल्यूटेंट्स which remain unaffected by the process of metabolism and activities of decomposers। ऐसे प्रदूषक जो उपापचय की प्रक्रिया तथा अपघटकों की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती, अपघटकों की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे प्रदूषकों को हम क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यार ये आगे वाला एसी भी ऑन कर दो, कुछ तुम लोग को महसूस नहीं हो रहा है? हैं? मेरी आंखें थोड़ा सा धुंधलाने लगी थी अभी। अच्छा, अब देखो, बात ये करते हैं कि चलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये तो हमने समझा। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोक्लोराइड्स। लिखिए, ऑर्गेनोक्लोराइड्स, या फिर ऑर्गेनोक्लोराइड्स की जगह पर इन्हें हम क्लोरो हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ऑर्गेनोक्लोराइड्स या क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स, ये एग्जाम्पल हैं, ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं किसका? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का। अब सबसे पहला सवाल, हाइड्रोकार्बन तो पता है, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? एक सीधा मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल विच इज मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन, इसका मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिया गया हो? रिप्लेस कर दिया गया हो। तो लिखिए, लिखो, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच some or most hydrogen atoms, some or most hydrogen atoms have been replaced by chlorine। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कुछ या अधिकतर हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, उसे आप ऑर्गेनोक्लोराइड कह सकते हो या फिर आप उसे क्लोरोहाइड्रोकार्बन कह सकते हो। अब बात आती है कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं? तो उदाहरण में लिखिए डीडीटी। अब डीडीटी क्या है? लिखो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लोरो इथेन। तो डीडीटी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनोक्लोराइड है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन है। इसके बाद लिखिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के बाद लिखिए ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। उसके बाद लिखो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन। इसके बाद लिख लो एंडोसल्फान, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑर्गेनोक्लोराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं या फिर क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब सवाल आता है कि इन सब का यूज कहां पर है? ऑर्गेनोक्लोराइड्स जो हैं कहां पर यूज होते हैं, किस जगह पर इनका यूज होता है? तो देखो, सबसे पहला इनका इस्तेमाल आप अगर देखोगे तो होता है पीवीसी पाइप्स बनाने में। पीवीसी, ठीक है। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है उसके जो पाइप्स होते हैं ना, उनको बनाने में। तो लिख लीजिए, यूजेस करके लिख लो, उपयोग कहां कहां पर है। सबसे पहले लिखिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइनिल क्लोराइड which is used in making PVC pipes. In manufacturing of vinyl chloride which is used in making PVC pipes. वाइनिल क्लोराइड के निर्माण में, वाइनिल क्लोराइड के निर्माण में जिसका उपयोग पीवीसी पाइप बनाने में किया जाता है। अब देखो, जितने भी मैंने आपको लिखा है, लिखो जैसे क्लोरोफॉर्म, लिखो क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोइथेन और ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। इन सब के बारे में लिखिए, लिखो दीज मटीरियल्स आर गुड सॉल्वेंट्स, these materials are good solvents and so they are used as cleaning agents, and so they are used as cleaning agents। लिखो, यह पदार्थ अच्छे विलायक होते हैं, इसीलिए इन्हें साफ सफाई के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, साफ सफाई के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। और ये पढ़ करके ये मत करना कि मेडिकल शॉप पर जाके क्लोरोफॉर्म की बोतल खरीद के घर में पोछा लगा दो। हाँ, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है मम्मी। उसके बाद पतले सब मूर्छित पड़े हुए हैं ना। इंडस्ट्रियल यूजेस की बात कर रहा हूं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है मशीन्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा देखो, तीन चीजें और आपने लिखी, डीडीटी, एंडोसल्फान और हेप्टाक्लोर। इनका यूज क्या है? ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो लिख लीजिए, डीडीटी, एंडोसल्फान एंड हेप्टाक्लोर are used as insecticides and pesticides। लिखो, डीडीटी, एंडोसल्फान तथा हेप्टाक्लोर का प्रयोग
हेप्टाक्लोर का प्रयोग कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों के रूप में किया जाता है। अब ये आपने पढ़ लिया कि भाई इनके यूजेस क्या हैं। यूजेस के बाद थोड़ा सा समझते हैं कि इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव। जैसे पहली बात सुनना जरा ध्यान से। मान लो आपने किसी जगह पर खेत है आपका, मान लीजिए खेत है, उसमें आप कोई फसल उगा रहे हो और उस फसल में आपने एंडोसल्फान डाला। एंडोसल्फान डालोगे तो एंडोसल्फान पौधों के अंदर भी पहुंचेगा, उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, उसमें भी पहुंचेगा। जब आप उस ऑर्गेनिक मैटर को जलाओगे तो उसके जलने पर डाइऑक्सिन रिलीज होगा। और डाइऑक्सिन है क्या? डाइऑक्सिन एक हाईली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड होता है, यानी कि विषैला पदार्थ है। अगर उस हवा में आप सांस लोगे ना तो वो आपकी हेल्थ को क्या करेगा? इंपैक्ट डालेगा। ये कब होता है? व्हेन वी बर्न ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज हैविंग ऑर्गेनोक्लोराइड्स। एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ को जब जलाया जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनोक्लोराइड हो तो उसके जलने से क्या रिलीज होता है? डाइऑक्सिन रिलीज होता है, विच इज हाईली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड। तो लिखिए पहला पॉइंट लिखो, व्हेन वी बर्न ऑर्गेनिक मटेरियल हैविंग organochlorides, then it releases dioxin, which is highly toxic chemical compound, which is highly toxic chemical compound। लिखो, जब हम ऐसे कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं जिसमें ऑर्गेनोक्लोराइड उपस्थित हो, जिसमें ऑर्गेनोक्लोराइड उपस्थित हो, तब वह डाइऑक्सिन का निष्कासन करता है, वह डाइऑक्सिन का निष्कासन करता है जो अत्यधिक विषैला कार्बनिक यौगिक है। ठीक होगी बात? अब बात आती है डीडीटी की। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीडीटी बैंड है, बैन कर दिया गया डीडीटी को। क्यों बैन किया गया? जब मैं सवाल पूछा करूं तो मुंडी सब लोगों के ऊपर हो जाया करे। किसी ने पढ़ा कभी डीडीटी को बैन काहे किया गया? एंडोसल्फान आई थिंक ज्यादातर जगह पर बैन हो चुका है ऑलरेडी। देखो, चाहे डीडीटी की बात हो या एंडोसल्फान की बात हो, इन दोनों को बैन इसलिए किया गया क्योंकि एक चीज है ना, क्रॉप्स, ये सब केमिकल्स यूज कहां पर हो रहे हैं? फसलों में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो बात मैं आप लोगों को बोलूंगा। हमारे यहां जब भी हम कोई सब्जी लेकर के आते हैं, फल लेकर के आते हैं, या कोई अनाज आप खा रहे हो, आप उसे लाते हो, आप उसे धो लेते हो, ऊपर जो केमिकल्स लगे हैं वो हट जाएं। मगर सोचो कि जो फ्रूट आप खा रहे हो, जो सब्जी आप खा रहे हो, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, अगर उस ऑर्गेनिक मैटर में ही कोई केमिकल इकट्ठा हो तो वो तो आपके शरीर में जाएगा ही जाएगा।
और अगर गलती से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, then your body won't be able to release it. हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसी चीज को तभी बाहर निकाल सकता है जब वो चीज जाके डाइजेस्ट होगी। अगर आपके शरीर में पहुंचा, इंटेस्टाइन में पहुंचा और इंटेस्टाइन से वो एंटर कर गया आपके ब्लड में, और आपकी किडनीज उसे फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। किडनी का काम क्या है? प्यूरिफायर्स ही तो हैं, वो हटा ही नहीं पा रही हूं उसको, तो क्या होगा? वो आपके शरीर में इकट्ठा होगा, और अगर आपके शरीर में इकट्ठा हुआ सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो वो आपके शरीर को प्रभावित जरूर करेगा। आप कभी ये चीज देखिए, पंजाब हरियाणा रीजन, और पंजाब हरियाणा रीजन क्या मैं बोलूं आप लोगों को, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एरिया है वहां पर कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। आप लोगों को याद होगा पहले ना, कैंसर नाम की बीमारी, कैंसर और दिल का दौरा अमीरों की बीमारी थी, ऐसा परसेप्शन था समाज में, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। पिक्चरों में भी यही दिखाते थे, कैंसर एंसर गरीबों का भी। देखा किसी किसान को कैंसर हो गया, किसान कैसे मर गए? हल पे गिर के मर गए, बैल चढ़ गया मर गए, समझे? होता था, फिल्मों में यही दिखाते थे। कैंसर और दिल का दौरा किसे पड़ता था? सेठ जी को। आजकल क्या हो रहा है? मुकेश को भी हो गया है। मुकेश तो चला भी गया। तुम लोगों में तो नहीं कोई मुकेश? चलो अच्छा। पॉइंट क्या है, जो फसलें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो लिटरली जहर है। आप जितने भी लोग रूरल बैकग्राउंड से होंगे, जिनके घरों में खेतीबाड़ी होती है, और जो जब घर जाते हैं तो थोड़ा बहुत योगदान उस कृषि में देते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि खेती कैसे हो रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे केमिकल्स स्प्रेड किए जाते हैं कि जो खेत में दवाई डालने वाले लोग हैं ना, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको अस्पताल ले जाना पड़ जाता है। अभी 2 महीना पहले ही मेरे पास फोन आया, भैया 2 मजदूर बोला मर गए। मैंने कहा पागल है, मर गए? कह रहा ऐसे आंख निकाले पड़े हुए, मुंह से झाप। मैंने कहा हॉस्पिटल फोन कर। हॉस्पिटल फोन किया, गाड़ी आई, लेके गए। 1-2 घंटे बाद होश में आया। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, खेत में स्प्रे, सिंपल। आप सोचो इस लेवल के केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और क्या हो जाए। तो मेरा तो मानना है, सब छोड़ो तैयारी यारी, जंगल निकलो, कंदमूल ढूंढो, खाओ पियो मौज करो, समझे? अब देखो डीडीटी का नुकसान कहां पर है। पहला, लीवर। लिखो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डीडीटी। एक तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किस पर? लीवर पर, यकृत संबंधी समस्याएं, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दूसरा लिखिए पोटेंशियल कार्सिनोजेन, कैंसरकारी कारक है, कैंसर करता है ये। इसके अलावा बर्ड्स में अगर आप देखोगे, डीडीटी का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है एग शेल थिनिंग। एग शेल थिनिंग, अंडे के कवच का पतला हो जाना, एग शेल थिनिंग बर्ड्स में। एंडोसल्फान की बात करिए, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान। एंडोसल्फान का क्या प्रभाव है? सबसे पहली चीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन क्या होता है?
बेसिकली एंडोक्राइन्स डिसऑर्डर का मतलब होता है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। एंडोसल्फान शरीर के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनसे संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेगा। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और क्या करता है तो लिखिए, इट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। इट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। यह एस्ट्रोजन के प्रभाव को बढ़ा देता है। और एस्ट्रोजन के प्रभाव के बढ़ने से क्या होगा, लिखिए, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ठीक है, प्रजनन क्षमता का अभाव। और एक और चीज इसमें आती है जिसे हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया ये एक तरीके से आप कहोगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि मेल बॉडी में फीमेल फीचर्स का क्या हो जाना, डेवलप हो जाना। दैट इज गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये चीजें किससे रिलेटेड होती हैं, एस्ट्रोजन के लेवल से रिलेटेड होती हैं। एंडोसल्फान आपके शरीर में पहुंचेगा, एस्ट्रोजन के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने पढ़ा कि भाई यूज कहां पर है, इफेक्ट्स क्या है, ये आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा समझो कि जब भी किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, लिखिए, लिखो, व्हेन नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutants एंटर, जब जैव अपघटन रहित प्रदूषक प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने पर सबसे पहली चीज क्या होगी वो सुनना। मैंने आपको बोला दो शब्द हैं, वन इज बायो एक्यूमुलेशन एंड द सेकेंड वन इज बायो मैग्निफिकेशन, एंड देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, सुनो। देखो, होता यह है कि जैसे आप सोचिए, एक हर्बीवोर है, एक शाकाहारी जीव। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक जीव है। अब वो जीव उस इलाके के पौधों को खाता है और उन पौधों के अंदर कोई ऑर्गेनोक्लोराइड है, कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर वो जीव उसी जगह के पौधों को खाता रहेगा, सो ओवर टाइम, समय बीतने के साथ, उस जीव के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। इसे क्या कहेंगे, बायो एक्यूमुलेशन। सुनो, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की मात्रा का बढ़ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो हमने लिखा व्हेन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंटर, तो पहली चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, लिखो, अमाउंट ऑफ सच मटीरियल्स increase in organisms with the passage of time, and this phenomena is called bioaccumulation। लिखो, ऐसे पदार्थों की मात्रा समय बीतने के साथ
जीवों के अंदर बढ़ती जाती है, जीवों के अंदर बढ़ती जाती है तथा इस घटना को जैव एकत्रीकरण कहा जाता है, तथा इस घटना को जैव एकत्रीकरण कहा जाता है। अब सुनो, जैव एकत्रीकरण तो आपने समझ लिया। मैं यहां पर एक चीज बोलता हूं कि भाई हम बात कर रहे हैं देखो प्लांट्स की, प्लांट्स से आगे आप जाओगे सो विल फाइंड हर्बीवोर्स, शाकाहारी, शाकाहारियों से आगे जाओगे तो कार्निवोर्स, मांसाहारी, और मांसाहारियों से आगे जाएंगे तो ओमनिवोर्स, सर्वाहारी। पहले सुनो, आप सोचो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट किसके अंदर है? मिट्टी के अंदर। मिट्टी से कहां पहुंचेंगे? पौधों में। पौधों से शाकाहारी, शाकाहारियों से मांसाहारी, मांसाहारियों से सर्वाहारी। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मात्रा में ऐसे पॉल्यूटेंट्स, ऐसे प्रदूषक किसके पास होंगे? एक बार फिर से सुनो, सोचो और फिर जवाब दो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स किस ट्रॉफिक लेवल पर मिलेगा? ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 या 4? 4 पर सबको क्लियर हो रहा है? चलो, जितने लोगों को समझ आ गया बहुत अच्छी चीज है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं समझाता हूं। ये बहुत इजी सी बात है, देखो सुनना। पौधा है भाई, पौधे ने क्या किया? मिट्टी से एब्जॉर्ब किया। हर पौधे के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा है। अब जरा सोचना एक हर्बीवोर की बात। कोई एक शाकाहारी जीव अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक पौधे को तो कंज्यूम करेगा नहीं, कई सारे पौधों को खाएगा। तो कई सारे पौधों को खाएगा तो उन सभी पौधों में जितने पदार्थ थे वो किस में आ गए? यानी कि एक पौधे के अंदर जितनी मात्रा है उससे ज्यादा मात्रा शाकाहारी के अंदर हो गई। अब शाकाहारी से ऊपर है मांसाहारी, तो क्या लगता है मांसाहारी जीव सिर्फ एक ही शाकाहारी जीव को खाएगा? वो कई सारे शाकाहारियों को कंज्यूम करेगा। उन सब के अंदर जो थोड़ी थोड़ी मात्रा थी वो इकट्ठा होगी किसमें? मांसाहारी के अंदर। अब बचे ये तो सबको खा रहे हैं, तो ये मल्टीपल सोर्सेस से क्या लेंगे? पॉल्यूटेंट्स लेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रदूषक किसके पास पहुंचेंगे? अब यहीं पर आता है सर्वाहार के कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा, मरोगे लास्ट में। पूछो कैसे? अगर पौधे गए तो सबसे पहले ये जाएंगे जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो जाएंगे सबसे पहले। ये चले गए तो ये जाएंगे। ये वाले सबसे लंबे टाइम तक टिकेंगे, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएंगे तो ये इनको खा काम चला लेंगे। ये भी खत्म हो गए तो जब तक ये बचे इनको खा के काम चला लेंगे। और ये भी खत्म हो गए तो ये तो सर्वाहारी है ना। आपस में कहेंगे भाई एक पाया दे जाना, कल मैं दे दूंगा तुम्हें। हैं? समझ आ रही बात के नहीं? मगर नुकसान क्या है कि सबसे ज्यादा जो हानिकारक चीजें इकट्ठा होंगी वो सर्वाहारियों के अंदर होंगी। तो बात यह होती है कि ट्रॉफिक लेवल बढ़ने पर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट बढ़ती है, और इसी को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफाई करने का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। तो जितना ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है
ऐसे प्रदूषकों की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो लिख करके खत्म करिए, लिखिए द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, the amount of non-biodegradable pollutants increases with increasing trophic level, and it is known as biomagnification. लिखो, ऐसे प्रदूषकों की मात्रा पोषण स्तर बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है तथा इसे जैव आवर्धीकरण कहते हैं। अब देखो, सब कुछ तो पढ़ लिया हमने, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, सब कुछ पढ़ा। एक चीज बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे जब आप विटामिन्स पढ़ते हो, तो विटामिन्स हम पढ़ते हैं, विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। और आपसे पूछा जाए कि शरीर में किस प्रकार के विटामिन्स स्टोर हो सकते हैं, फैट सॉल्युबल। क्योंकि अगर कोई चीज वाटर सॉल्युबल है तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। सेम चीज सोचो, अगर हम बायो एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, बायो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये होने के लिए जो मटेरियल है वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए या फैट सॉल्युबल। ये एक ऐसी डायमेंशन है जो जनरली आप बुक्स पढ़ना कहीं पर लिखी हुई नहीं मिलेगी। बट बात बड़ी सिंपल है कि आपने अगर कुछ खाया और वो पानी में घुल सकता है, तो पानी में घुल सकता है तो वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। मगर अगर वो फैट में डिसॉल्व हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर जो फैट है उसमें घुल करके वो शरीर की फैट में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के लिए जरूरी होता है कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए। पहली बात, लाइफ स्पैन समझ रहे हो भाई, हर एक मॉलिक्यूल एक टाइम के बाद खुद ही ब्रेक हो जाता है, खुद से भी टूट जाएगा वो। तो अगर किसी का लाइफ स्पैन ही छोटा है तो वो एक्यूमुलेट या मैग्नीफाई नहीं हो पाएगा, अगर वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए उसका लाइफ स्पैन कैसा होना चाहिए, लंबा। और दूसरी चीज, वो कैसा होना चाहिए, फैट सॉल्युबल। तो लिख लो, एक लाइन नीचे ऐड कर लो, लिखो फॉर बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन chemical compound should be long lived and fat soluble, long lived and fat soluble। लिखो, जैव एकत्रीकरण तथा आवर्धीकरण के लिए एक अणु का या एक रासायनिक यौगिक का जीवन काल लंबा होना तथा उसका वसा में घुलनशील होना आवश्यक होता है, तथा उसका वसा में घुलनशील होना आवश्यक होता है। ठीक हो गई बात।
तो अब देखो फूड चेन, फूड वेब हम लोगों ने पढ़ लिया और साथ में हमने जोड़ करके पढ़ा बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। अब आते हैं हम लोग बात पर कि भाई एक इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा। देखो पहली चीज आप लिखेंगे कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। किसी भी रूप में आपको ऊर्जा मिले तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कहां से आई होगी, सूर्य से आई होगी, सन से आई होगी। ठीक है। अब इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो होता है उसको आप कहोगे यूनिडायरेक्शनल होता है। स्टेटमेंट्स जब क्वेश्चन बनेगा ना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो अपने दिमाग में कि जब भी कुछ पढ़ रहे हो, हमेशा बोला जाता है कि सिर्फ रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर क्वेश्चंस। अब देखो पढ़ना ठीक है, समझना भी ठीक है, एनालाइज भी आप कर लोगे, बट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर क्वेश्चंस, इसके कई सारे मोड्स हैं। प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, लेकिन इसके साथ एक और चीज है, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग ना, सोचो थोड़ा सा कि अगर इस इन चार लाइनों पर किसी को एक सवाल बनाना हो, वो कैसे बनाएगा? क्योंकि सवाल बनाने वाले का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तुम्हें फेल करना। पेपर तुम्हें पास करने के लिए थोड़ी सेट किया जाता है। पेपर किस लिए सेट किया जा रहा है? कि तुम आओ, मुंह की खाओ और घर जाओ, यही है ना? तो आदमी क्या कोशिश करेगा कि जितना उलझा सके तुम्हें उतना उलझाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब टीचर्स क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो वो ये ध्यान में रख करके बनाते हैं कि बच्चे कर ले जाएं। यही फर्क होता है। जैसे मैं जब क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, इस टेस्ट में मैंने जब क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो कल होगा आपका, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करते टाइम हर क्वेश्चन पर ये सोच रहा था ये लोग कर पाएंगे कि नहीं। वाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आओ टेस्ट देने और यहां से एकदम मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया ऐसा करके चले जाओ यहां से, कि हम तो उजड़ गए, बर्बाद हो गए, भूगोल पढ़ के भी हमारा भूगोल गोल ही रह गया, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। टीचर क्या चाहता है? वो अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि बेटा तुमने पढ़ा है, ये देखो मैं तुम्हें 50 सवाल दे रहा हूं, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, बस भूगोल वेत्ता बन के टहलो कल। यूपीएससी क्या सोच के बनाता है? पढ़ लिए? तुम कहोगे हाँ, आओ आओ देखें कितना पढ़े हो। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। तो हमेशा जब भी कुछ पढ़ो ये जरूर सोचो कि इस बात को कैसे ऐसे घुमाया जा सकता है कि सवाल बन जाए और ऐसा बने जो पल्ले ना पड़े। यूपीएससी का यही खेल है देखो। इसीलिए वो क्या लेकर के आता है? स्टेटमेंट बेस्ड। पहले वो क्या करता था, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे ना, एक क्वेश्चन ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, ये पढ़ा टिक लगा दिया। फिर उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं। उसने क्या किया? 2 स्टेटमेंट्स,
स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कहा बताओ अच्छा पहला सही कि दूसरा सही कि दोनों सही कि दोनों गलत। कुछ साल बाद लोगों ने वो भी करना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा है, चलो अब बेटा रुको, 3 स्टेटमेंट देते हैं। अब वो 3 से कहां पहुंच गया है, 4। मतलब एक पहले लाइन पढ़ी, फिर 4 स्टेटमेंट पढ़े, फिर उसके नीचे कोड है, 1 सही, 2 3 सही, लास्ट में एक ऑप्शन और होना चाहिए, आत्महत्या करेंगे, है ना। एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए। अच्छा इसमें राजस्थान पीसेस वाले और आगे निकल गए, पता चला तुम लोगों को, वो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने ए बी सी डी के नीचे ऑप्शन ई भी दे दिया है। और ई क्या है पता है, मैं सवाल नहीं करना चाहता। कहते नहीं करना चाहता, गोला भर। अगर तू सवाल नहीं करना चाहता, तूने गोला नहीं भरा, उसकी नेगेटिव मार्किंग है, पेनाल्टी है उस पर। अब तुम कहो ये कौन सी वाहियात बात है भाई, मेरा मन, मैं नहीं करना चाहता, तू मुझसे गोला क्यों भरवाना चाहता है। मगर इसके पीछे तर्क है। किसी बच्चे ने 150 में से 60 सवाल किए, 90 छोड़ दिए, गोला खाली है, और किसी जुगाड़ हो, क्या चाहिए फिर, ओएमआर शीट चाहिए, एक पेन चाहिए, बस गोला तो भरा जा सकता है। और गोला भर दिया गया, वो 60 सवाल करके पास हो गया, तुम 120 सवाल करके। ये लॉजिक है उसके पीछे का कि 5वां ऑप्शन अगर है और कंपलसरी उसको भरना, तो आप फिल करोगे। मगर फिर तुम कहोगे जिसका जुगाड़ी होगा वो ई भी क्यों ही भरेगा, है ना, है ना। तो ये तो वही है कि गरीबों को मारने की और एक प्रथा। अब सुनो देखो, एनर्जी की अगर बात हो रही है, ऊर्जा की अगर बात हो रही है, मैंने कहा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है, हम जब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, देन वी से देयर इज साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चक्रण है। ऊर्जा पे तो नहीं कहते कि देयर इज साइक्लिंग ऑफ एनर्जी, हम कह रहे हैं एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग। ये डिफरेंस क्यों, सुनो। देखो पोषक तत्व कहां है, मिट्टी के अंदर, मिट्टी से पौधे, पौधे से जीव, जीव से डीकंपोजर, फिर मिट्टी, फिर मिट्टी में पहुंचा तो फिर प्लांट क्या कर सकता है उसे, फिर से एब्जॉर्ब करेगा। क्या हो रही है यहां पर, साइक्लिंग। मगर अब सुनो, सनलाइट आई, फोटोसिंथेसिस हुई, एनिमल्स में पहुंची, डीकंपोजर्स ने ब्रेक करके हीट बना दिया। अब ये बताओ उस हीट को क्या पौधे फिर से यूज कर सकते हैं। इसीलिए एनर्जी की साइक्लिंग नहीं होती है, एनर्जी का फ्लो होता है। और एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो लिखिए, इन इकोसिस्टम्स एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है, एक दिशा में ही होता है। तो अब यहां से एक चीज समझते हैं कि देखिए हमारा जो सन है, सूर्य है, उस सूर्य से हमें क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश में अगर आप देखोगे तो भाई यूवी रेस भी होती हैं, पराबैंगनी किरणें। इसके बाद आप देखोगे तो हम कहते हैं भाई विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है। और विजिबल लाइट के बाद तीसरी चीज अगर आप देखोगे तो तीसरा क्या आएगा, जिसे आप कहोगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें।
इंफ्रारेड रेस है, अवरक्त किरणें हैं। ध्यान ये रखिएगा कि पूरी जो सनलाइट, पूरा जो सूर्य का प्रकाश सन से आता है, उसमें यूवी रेस कितना परसेंट पार्ट बनाती हैं? यूवी रेस बनाती हैं 10% पार्ट, 10% भाग। विजिबल लाइट कितना बनाती है? 45% पार्ट, 45% भाग, और बाकी का 45% क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। पहली बात तो सनलाइट का ये ब्रेकडाउन याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश का 45% हिस्सा क्या होता है? दृश्य प्रकाश होता है। अब सुनो, प्लांट्स या ट्रीज किसे यूज करते हैं? विजिबल लाइट को। तो सबसे पहली चीज तो ये लिख लीजिए कि प्लांट्स यूटिलाइज विजिबल लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अब मैंने कहा देखो, जब विजिबल लाइट की बात आती है तो विजिबल लाइट में हम बोलते हैं कि भाई 7 कलर्स है विबग्योर। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कौन से वो कलर्स होते हैं या किस कलर की लाइट होती है जिसका इस्तेमाल प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ज्यादा करते हैं? एनी आइडिया? वार्म कलर्स का मतलब? हाँ, ठीक है, एक तो ये भी लॉजिक है, और कोई? अच्छा चलो, एक 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 चीज थोड़ा सिंपल कर देते हैं। दो रंग हैं, दो रंग चुनना है आपको। इनमें से दो ऐसे रंग हैं जिनका पौधे ज्यादा उपयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस में। 7 रंगों में से आपको दो चुनना है। पहला चुनो। है लाल, ठीक है। दूसरा चुन लो। येलो, ऑरेंज, और येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज। एक तो रेड है, दूसरा कलर ना तो येलो है ना ऑरेंज है, दूसरा कलर होता है ब्लू कलर। नीला रंग और लाल रंग, ये दो ऐसी वेवलेंथ्स होती हैं जिन्हें जो क्लोरोफिल होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लिखिए, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स strongly red and blue segment of visible light, red and blue segment of visible light। लिखो, क्लोरोफिल दृश्य प्रकाश के लाल तथा नीले भाग को प्रबल रूप से अवशोषित करता है, प्रबल रूप से अवशोषित करता है। तो ये एनर्जी फ्लो में जो एक दो चीजें हम लोगों को देखनी थी वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो अगला टॉपिक इसके आगे क्या है, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक दे रखा है।
बायो जियो केमिकल साइकिल्स दे रखे, मैंने आपको बताया था क्लास 11th की एनसीईआरटी बायो की है, 12th में दे रखा है, तो पढ़ना इसको। ठीक है, और अब क्लास आप लोगों की कब होगी? मंडे को। कल 10 बजे से ज्योग्राफी का टेस्ट है। अब एक बात सुन लो मेरी पहले, इधर देखो, इधर सब लोग, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं डाले हैं मैंने, आसान है, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं बनाया है। और दूसरी चीज, 95% क्वेश्चंस आपके क्लास नोट से हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग आकर के कल का टेस्ट दीजिए, एक बार देखिए कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो कुछ पल्ले पड़ा भी के नहीं। और अगर मान लो मेरी क्लास नहीं भी की है तब भी टेस्ट दो, ताकि थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगे कि और अदर सोर्सेस से आपने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, कितना आप रिटेन कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कब? मंडे को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।